उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक को डिस्कस किया था। नाउ लास्ट वीडियो में हमने डार्क रिएक्शन को डिस्कस किया और साथ ही अपने एक अहम टॉपिक फोटो रेस्पिरेशन को भी समझा। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को समझेंगे उस टॉपिक का नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। द सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर एग्जाम। ये टॉपिक आपके एग्जाम में डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, यानी अगर हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को समझें तो इस टॉपिक से आपसे पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, और हमारे पास साथ ही एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस क्या है, और इसी से रिलेटेड फर्दर टॉपिक है इसमें शामिल जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक में इंडिविजुअल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको कवर अप करें और साथ ही डिस्कस करें कि आपने एग्जाम में किस तरीके से आंसर को लिखना है। ठीक है, सो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। द सेल्यूलर रेस्पिरेशन को लास्ट वीडियो में मैंने आपको इन डिटेल समझाया कि रेस्पिरेशन बेसिकली है क्या। ठीक है, सो रेस्पिरेशन हम समझ रहे थे जिसमें हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज आउट करेंगे ऑक्सीजन गैस को। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ सेल्यूलर रेस्पिरेशन यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है और रेस्पिरेशन बेसिकली है क्या, अगर हम इसे समझें तो फर्स्टली हमारे पास लिखा है स्टूडेंट, प्लांट्स गेट एनर्जी। प्लांट्स हासिल करते हैं एनर्जी को बाय फोटोसिंथेसिस, व्हाइल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जबकि हमारे पास जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हासिल करते हैं एनर्जी को बाय सेल्यूलर रेस्पिरेशन। द सेल्यूलर रेस्पिरेशन वर्क एज अ फ्यूल। जैसे आपकी गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, डीजल की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये जो फ्यूल्स हैं हमारे पास, वो पेट्रोल की सूरत में हो, डीजल की सूरत में हो, सीएनजी गैस की सूरत में हो, तो ये सारे फ्यूल्स की मदद से ही आपकी गाड़ी चलेगी। ठीक है, उसके बगैर तो नहीं चलेगी। बिल्कुल इसी तरह हमारी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, मुख्तलिफ मैकेनिज्म को करने के लिए, चाहे वो प्लांट हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, इसी एनर्जी को हासिल करने के लिए प्लांट होंगे तो वो फोटोसिंथेसिस का अमल करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करेंगे, और अगर कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो यानी प्लांट ना हो तो वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन को करेंगे। ठीक है, द सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्यों किया जा रहा है, ताकि वो एनर्जी को हासिल कर सके, ताकि डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म हो सके। ठीक है, अगर हम एक्चुअल समझे व्हाट इज द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन है क्या, लिखा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास जो फूड मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रोकन होगा यानी तोड़ा जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा, क्योंकि जब हमारी बॉडी में हम फूड को इंटेक करते हैं और वो फूड, वो मैक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास जब ब्रोकन डाउन होते हैं, टूटते हैं, यानी हमारे पास जब वो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस करते हैं, टूटने का अमल, फिर वो हमें एनर्जी फराहम करते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है हमारी बॉडी में हो रहा है, ये क्यों होता है, ताकि हमें एनर्जी मिले। ग्लूकोज को जब हम तोड़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज जो आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, लिखा है इधर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये जो अमल होगा किसका, ग्लूकोज को तोड़ने का, या तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा या तो वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी इस अमल में ऑक्सीजन शामिल भी हो सकता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, समटाइम ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कोई ऑक्सीजन शामिल नहीं भी होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन का होना, ऑक्सीजन नहीं भी होता है समटाइम। इस प्रोसेस को, अच्छा ये ग्लूकोज क्यों तोड़ा जा रहा है, इसलिए ताकि हम सिंथेसाइज कर सकें एटीपी को। एटीपी एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो किसकी सूरत में होगा, एनर्जी की सूरत में। ठीक है, यानी एनर्जी बेसिकली एटीपी की सूरत में। इसी अमल को, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, एक और बार रिवीजन करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर ब्रोकन इधर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे चाहे हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, ताकि सिंथेसाइज कर सके एटीपी मॉलिक्यूल को, इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। इस इक्वेशन को आप अपने पास लिख लें और मार्क कर लें, बुक में अगर है तो हाईलाइट कर लें, ताकि एग्जाम में आप लिखेंगे तो आसानी होगी एक्सप्लेन करने में अपने आंसर
आंसर को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आपके पास ग्लूकोज है, यानी हमारे पास C6H12O6, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ये वाटर के ऑक्सीजन के साथ स्टूडेंट, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, क्या रिलीज करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल भी है हमारे पास। तो ये कंप्लीट आपके पास जो इक्वेशन है किसको जाहिर कर रही है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन को जाहिर कर रही है। रेस्पिरेशन तो समझ आ गया, सेल्यूलर क्यों कह रहे हैं, सेल्यूलर हम इस वजह कर कह रहे हैं क्योंकि ये हमारी इंटरसेल्यूलर बॉडी में हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है ये अमल, बाहर हमें नजर नहीं आ रहा, बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए हम स्टूडेंट सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक हमारे पास रिसाइकिल प्रोसेस बना है, तो इस प्रोसेस की मदद से समझते हैं ताकि हमें कंप्लीट क्लियर हो जाए, क्योंकि जब हम अपना बेसिक क्लियर करेंगे रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन को समझेंगे क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इसे क्यों कह रहे हैं, तो हमें जो आगे आने वाला टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो क्लियर होगा, ठीक है। तो इस पे इसीलिए ज्यादा फोकस रखा है मैंने ताकि आपको आगे फर्दर टॉपिक क्लियर हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो साइक्लिक प्रोसेस है स्टूडेंट, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट कहाँ पर पड़ेगी, सीधा क्लोरोप्लास्ट में, तो ये यानी कि आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं हियर इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी सनलाइट है, सनलाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड क्लोरोप्लास्ट के ऊपर जब लाइट पड़ेगी एब्जॉर्ब करेगा, कंप्लीट प्रोसेस हम पढ़कर आ चुके हैं लाइट डिपेंडेंट का। नाउ अब हमारे पास लाइट डिपेंडेंट से होके कैल्विन साइकिल यानी लाइट इंडिपेंडेंट से गुजर के ना फाइनली ग्लूकोज हमें मिल गया, ट्रायोज शुगर था, उसके बाद ग्लूकोज था, सो C6H12O6 ग्लूकोज हमें मिल गया। साथ ही हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया ऑक्सीजन हो भी सकता है और ऑक्सीजन नहीं भी होगा, ठीक है। सो यहाँ पर लेट्स सपोज कि ऑक्सीजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज को जब हम तोड़ेंगे, यहाँ पे ब्रेक करेंगे, सो हमारे पास जो एनर्जी हासिल होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे इसलिए बनाया है ताकि आपको याद रहे, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल एंड इट इज द पावर हाउस ऑफ एनर्जी। यहाँ पर एटीपी स्टोर होती है, तो हमने क्या किया, ग्लूकोज बनाकर वाटर की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया, उसे ब्रेक डाउन किया, सो हमें मिली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इट्स ऑल अबाउट द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है स्टूडेंट। सो आई होप आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्लियर हो गया होगा। नाउ अब यहाँ पर कुछ चंद चीजें हैं उसे भी समझ लेते हैं। लिखा है एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड सम एनर्जी इज लॉस्ट। एनर्जी रिलीज होगी और किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, ये हमने अभी समझा। सम एनर्जी लॉस्ट भी हो जाएगी, यानी कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी एटीपी की फॉर्म में, कुछ एनर्जी लॉस्ट भी हो जाएगी, कुछ एनर्जी से हम फायदा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है स्टूडेंट अ सेल ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज टू एटीपी मॉलिक्यूल थ्रू रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस। अब हमारे पास स्टूडेंट जो सेल यानी एनर्जी जो ट्रांसफर होगी, ठीक है, किससे, ग्लूकोज से एटीपी मॉलिक्यूल में। सो द ग्लूकोज जो है वो एनर्जी बनाएगा और फिर एटीपी मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करेगा, किसके जरिए स्टूडेंट, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस के जरिए, व्हिच मींस इस कंप्लीट प्रोसेस को हम रिडॉक्स प्रोसेस भी कह रहे हैं, ठीक है। लिखा है therefore, इसलिए वी कैन से दैट द ब्रेकडाउन ऑफ C6H12O6 यानी ग्लूकोज बाय रिडॉक्स रिडक्शन बाय सिंथेसाइज एटीपी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो यहाँ पर कंप्लीट हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है स्टूडेंट कि हमने सिंपली ग्लूकोज को तोड़ना है, ग्लूकोज टूटेगा, हमें एनर्जी फराहम करेगा एटीपी की फॉर्म में। अच्छा, जब एनर्जी टूटेगी स्टूडेंट तो वो किसके जरिए टूटेगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के जरिए टूटेगी। ये अमल पूरा हमारे पास कहलाएगा रेस्पिरेशन। चूंकि रेस्पिरेशन बॉडी के अंदर हो रहा है इसीलिए हम कहेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक और चीज लिखी है एटीपी टू एडीपी। नाउ जब हमारे पास बनेगा यानी एटीपी जो बनेगी वो एटीपी की फॉर्म यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे। सो जब हम इन 3 फॉस्फेट ग्रुप में से एक ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बचेगा एडीपी यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप, एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब ये ट्राई से डाई हो चुका है यानी 2 फॉस्फेट के ग्रुप बचे, एक हमने रिमूव किया, ठीक है। वो क्यों किया है वो फर्दर समझेंगे हम, ठीक है। सो ये कंप्लीट हमने समझा सेल्यूलर रेस्पिरेशन को। नाउ एक चीज जो मैंने आपको हाईलाइट करवाई थी और याद रखने का था वो ये कि ये
ऑक्सीजन हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अलावा यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है। सो ऑक्सीजन सम टाइम मौजूद होगा, ऑक्सीजन सम टाइम नहीं होगा। सो अगर ऑक्सीजन होगा तो ऐसी कंडीशन को हम क्या नाम देंगे और उसमें किस तरीके के मजीद प्रोसेस होंगे, कैसे स्टेप और फेज होंगे, और अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो फिर कैसा होगा, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से किस तरीके के फेज होंगे और क्या चीजें प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोड्यूस होंगी। अब हम इनको समझते हैं। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में अगर ऑक्सीजन होगा तो हम मजीद किस तरीके के प्रोसेस को देखेंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ, विदाउट ऑक्सीजन सेल्यूलर रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ, तो मजीद किस तरीके की चीजों को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हमारे पास वो रेस्पिरेशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ना हो तो उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और अगर हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद हो, यानी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन शामिल हो, तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्दर अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन देखें या फर्दर उनके मजीद स्टेज को और फेजेस को देखें, सो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्टूडेंट किसकी फर्मेंटेशन होती है, लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन होती है, और इसके अलावा अल्कोहल की फर्मेंटेशन होती है। यानी कि अगर हमारे पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी वहां अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी ना हुई और सेल्यूलर रेस्पिरेशन हुआ, यानी ग्लूकोज को तोड़ा गया और उससे एनर्जी को यानी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी सिंथेसाइज की गई, सो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो लास्ट प्रोडक्ट होगा हमारे पास, वो कहां पर आके रुकेगा, लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन में या फिर अल्कोहल की फर्मेंटेशन में। ठीक है, लिखा हुआ है व्हेन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्दर इट कंसिस्ट ऑफ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन। सो लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन और अल्कोहल की फर्मेंटेशन किसके एंड में होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की लास्ट में। इसके अलावा अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस होगा ग्लाइकोलाइसिस का। सो एक चीज जो आपने याद रखनी है, ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, यानी ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम इन डिटेल समझें, सो द ग्लाइकोलाइसिस वर्ड दो हैं, एक ग्लाइको और लाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। सो द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, अब हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो होगा वो इन एरोबिक एंड इन एनारोबिक प्रोसेस दोनों में होगा। ये इन दोनों का फर्स्ट स्टेप है जिसे हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। सो द ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक में भी होगा, एनारोबिक में भी होगा। नाउ एरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारे पास एक और फेज होगा, प्रोसेस होगा, वो कहलाता है सिट्रिक एसिड साइकिल, या हम उसे कैर्ब साइकिल भी कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी हम इन डिटेल समझेंगे। ठीक है, अच्छा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझा था किस तरीके से, यानी जब हमारे पास लाइट रिएक्शन में, यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनको एक्सेप्ट करा था, देन वो उस इलेक्ट्रॉन को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करा था, आगे ट्रांसफर कर रहा था मुख्तलिफ किसमें, प्रोटीन्स में। ठीक है, मुख्तलिफ हमारे पास प्रोटीन मौजूद थे, उनको दे रहा था। सो वो एक पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन रही थी जिसे हम जेड स्कीम कह रहे थे। सो यहाँ पर भी रेस्पिरेशन में भी हमारे पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसकी पूरी एक चेन बनेगी। सो ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन दोनों को भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल समझेंगे। सो अभी तक हमने समझा कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हमारे पास अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एरोबिक, और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो एनारोबिक। एनारोबिक फर्दर कंसिस्ट करता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और साथ ही अल्कोहल फर्मेंटेशन। और अगर हम बात करें एरोबिक की, तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के बाद करेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करेगा। ठीक है, सो अगर हम इस वीडियो में मजीद ग्लाइकोलाइसिस को समझें, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखा है ग्लाइकोलाइसिस
मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल्स ऑफ पायोरेट। ग्लाइकोलाइसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगी। सो जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा तो इसके नतीजे में कोई ना कोई प्रोडक्ट तो हासिल होगा। सो स्टूडेंट, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे किसके मॉलिक्यूल्स को? पायोरेट के मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही लिखा है सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलो। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस के लिए कुछ सब्सटेंस रिक्वायर्ड होते हैं। क्यों स्टूडेंट? हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है और आपको पता है कि हर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। सो हम साथ ही उन सब्सटेंस को, उन चीजों को देखेंगे जो रिक्वायर्ड है किसके लिए? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के लिए। सो हियर सबसे पहले जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो एंजाइम की है, क्योंकि ये हमारे पास एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। सो एंजाइम जो है वो कहां से मिलेगा? एंजाइम प्रेजेंट है साइटोसोल में, तो उसी साइटोसोल के एंजाइम को हम यूज करेंगे यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के लिए। सो द नेक्स्ट थिंग दैट इज एटीपी एंड एनएडी मॉलिक्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी। साथ ही हमें एंजाइम के अलावा एटीपी और एनएडी भी चाहिए होगा मॉलिक्यूल, ताकि वो हमें एनर्जी फराहम कर सके ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है ग्लाइकोलाइसिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास है स्टूडेंट सबसे पहला फेज व्हिच इज फॉर्म ग्लूकोज स्टिल इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोग्लाइकेट। यानी कि जब हमारे पास पहला फेज होगा ग्लाइकोलाइसिस का, कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा? जैसे ग्लूकोज ब्रेकडाउन होंगे स्टूडेंट, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने के बाद फॉस्फोग्लाइकेट ट्रायोस को बनाएंगे। सो वो ट्रायोस हमारे पास जब फर्दर पायोरेट को बनाएंगे तो वो सेकंड फेज होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फेज। सो ये दो फेज है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस फेज का। सो इन द लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ग्लाइकोलाइसिस हमें क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस करेगा 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 और साथ ही 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायोरेट। तो ये वो चीजें हैं जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से हमें हासिल होंगी। सो आई होप आपको ये कंप्लीट टॉपिक समझ आया होगा। इसके बाद हमारे पास क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, C4 साइकिल बाकी है, उसे हम इंशाल्लाह इन डिटेल समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।